नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जीरो टॉलरेंस टारगेट पर क्राइम। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में हर स्तर के अपराधों में कमी दर्ज की गई है और ऐसा संभव हो सका है सरकार और शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते। सरकार की इसी नीति के चलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ नकेल कसी है बल्कि कोर्ट में मजबूत पैरवी कर अपराधियों को सजा भी दिलाई है। अब इस मामले में सियासत किस तरह से हो रही है वो भी आपको बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ न केवल सजा दिलवाई जा रही है अपराधियों को बल्कि जो क्राइम रेट है आबादी के अनुपात से देखें तो उसमें भी कमी आई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 2017 के बाद योगी जी के आने के बाद बेहतर कानून व्यवस्था कायम करने में सफल रही है। अभी एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपहरण शून्य है, डकैती शून्य है, सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश अव्वल है। इस समय किस तरीके से गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं, किस तरीके से सभी माफिया जो संगठित अपराध करते थे आज पाताल लोक में चले गए हैं, नहीं तो आकाश लोक में चले गए हैं। देखिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पे है महिला अपराध के मामले में। तो समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियां वो घरों में सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज और सड़क पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को महिला अपराध में कैसे कमी आए, कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। दिन पर दिन अपराध बढ़ रहे हैं और भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आत्ममुग्ध हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों को दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार पीड़ितों के साथ खड़े होने की बजाय जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दे रही है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सरकार कहती है, तो सच्चाई से रूबरू होइए। सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार अपराध का जंगल राज बन चुका है। 2017 की योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध के प्रदेश के रूप में होती थी। ये दावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंचों पर करते रहे, लेकिन सरकार में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। नतीजा ये रहा कि हर स्तर के अपराधों में कमी दर्ज की गई। जाहिर है कि सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए एक अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद अपराधी या तो प्रदेश ही छोड़ गए या फिर परलोक को चले गए। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी सरकार में ही वो दौर भी आया जब अपराधी तख्ती लगाकर थानों में खुद सरेंडर करना शुरू कर दिए। ये सब अपराध के खात्मे के खिलाफ शुरू की गई पुलिस की कार्रवाई से ही संभव हो पाया। कुछ एक मामलों में अपराधों को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरने की कोशिश भी की, लेकिन फौरन कार्रवाई ने विपक्षी पार्टियों की भी जुबानें बंद करवा दी। इतना ही नहीं, अब एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का परफॉर्मेंस अपराध और अपराधियों के खिलाफ बेहतर रहा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भी बयान जारी कर इस रिपोर्ट को शासन की मंशा अनुरूप कार्य करने का एक बेहतर रिजल्ट बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, अगर हम पूरे आईपीसी अपराध को देखें तो भारतवर्ष का लगभग 11.28% आईपीसी अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हुए हैं। 2022 और 2017 या फिर उससे पहले के सालों की बात करें तो उस समय भी हर किस्म के अपराधों में कमी बताई गई थी।
ताजा रिपोर्ट में कई मामलों में उस समय से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए, लेकिन प्रदेश पुलिस का मानना है कि आबादी के हिसाब से एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है। यानी कि सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरा प्लान किया। उत्तर प्रदेश के पुलिस है उसने भरपूर मेहनत की है, उसके बाद जो ये क्राइम का ग्राफ है वो कम होता नजर आया है। कैमरामैन आदित्य के साथ शादाब सिद्दीकी, आनंद टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को लेकर अगर क्राइम की बात की जाए तो लगातार ये बातें कही जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोज़र और किस तरह से कमिश्नर सिस्टम काम कर रहा है, पुलिस की कार्यप्रणाली, इन सब को लेकर ये दावे किए जाते रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है देश में ज़्यादा लेकिन पिछली बार से राज्य में कम अपराध हुए हैं। बहरहाल आंकड़े अब आपके सामने हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप कुछ ही देर में उन आंकड़ों को भी फ्लैश होता हुआ देखेंगे। मैं मेहमानों की तरफ रुख कर रही हूं जिनसे हम और भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि ज़ीरो टॉलरेंस और जो टारगेट पर क्रिमिनल्स क्राइम रहे उस पर कितना खरी उतरी है उत्तर प्रदेश सरकार। ये हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ त्रिपाठी जी आपका। बाकी मेहमानों से भी हमारे दर्शकों की मुलाकात करा दूँ तो राज शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत। प्रवक्ता आप कांग्रेस के। संजीव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी में, बहुत स्वागत सर। डॉक्टर दीपक रंजन सपा प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर दीपक रंजन आपका। त्रिपाठी जी सवाल वही कि क्या बुलडोजर की नीति या मुख्यमंत्री का क्रिमिनल्स और क्राइम की तरफ उनका सख्त रुख अख्तियार करना, ये जो आंकड़े एनसीआरबी के सामने आ रहे हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ा है, लेकिन ये बताता है कि पिछली बार की तुलना यूपी में अपराध, खास तौर पर हम बात करें सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अच्छा काम किया है। आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए पारुल जी, यही एनसीआरबी के जब डाटा पहले आए थे तो विपक्ष ने सवाल उठाया था और विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाना, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा। लेकिन मेरे नजरिए से 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो लोगों ने कहा कि एक संत क्या प्रदेश चलाएगा, और उसके बाद जिस तरह योगी जी ने जीरो टॉलरेंस पे काम किया, चाहे वो अपराध पे हो चाहे वो भ्रष्टाचार पे हो, निश्चित तौर पे अंकुश लगा है और प्रदेश बदला है। 6 साल 6.5 साल की सरकार है और जिस तरीके से एनसीआरबी के जो डाटा आए हैं उसमें कुछ चीजों में बढ़ोतरी हुई है, कुछ चीजों में कमी हुई है। हम अगर कमी की बात करें तो इच्छा शक्ति के अनुसार सरकार ने काम किया है, चाहे वो इनकाउंटर्स हो, 190 इनकाउंटर्स हुए हैं, मुकदमा दर्ज करने में एक काफी मतलब जो है यूपी सरकार की एक वाहवाही हुई है। और सबसे बड़ी चीज जो संगठित अपराध है, जो माफिया थे, जो जेल के अंदर से बैठ के रंगदारी करते थे, वसूली करते थे और जिस तरीके से रेप कांड होते थे, ये एक सबसे बड़ा एक अहम सवाल उत्तर प्रदेश का था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे ही सरकारें आती रही और जाती रही, गिरती रही। मायावती ने भी 4 बार सरकार चलाई, 4 बार मुलायम, 3 बार मुलायम ने, 1 बार अखिलेश ने। मायावती का भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक परसेप्शन बनाया है, चाहे वो बुलडोजर बाबा के नाम पे, चाहे वो माफियाओं पे जो संगठित अपराध था, जो अपराधियों पे नकेल कसी, जिस तरीके से उनकी संपत्ति जब्त की, और एक माहौल हुआ जो पहले एक नेक्सस हुआ करता था अपराधियों का, राजनेताओं का और पुलिस का, इस नेक्सस को तोड़ने में योगी सरकार कामयाब हुई है। तो मेरे नजरिए से निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले में एक रोल मॉडल है और उस मॉडल को पूरे देश में, पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है कि अपराधियों में कार्रवाई अगर करनी है, जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा, जब तक पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। तो पुलिस का इकबाल और सरकार की इच्छा शक्ति जब ये दोनों मिलती हैं तो निश्चित तौर पे उस प्रदेश का कानून व्यवस्था का जो ग्राफ होता है वो घटना, कुछ चीजों में देखिए जैसे लूट है या आपकी छिनैती है, डकैती है, ये जो छोटे छोटे जो अपराध होते हैं, ये अपराध जो एक तरीके से जैसे कहते हैं कि छुटभैये जो नेता होते हैं, वो लोग जो हैं
थोड़ा बहुत। लेकिन त्रिपाठी जी, महिला संबंधी अपराध 2022 में 65 दर्ज किए जाते हैं और 2021 में 56 दर्ज किए जाते हैं, तो फिर इस मामले में ये खौफ या फिर क्राइम कम होना, संजीव जी इसे कैसे कह दे विपक्ष की ये क्राइम कम हुआ है? 15वें नंबर पर अगर आप आ जाते हैं 14वें नंबर से, लेकिन उसके बावजूद भी 65,000 से ज़्यादा महिला संबंधी अपराध दर्ज किए जाते हैं, तो फिर कैसे आप कहेंगे कि आप नंबर 1 हैं या आप यूपी सुधर रहा है क्राइम के मामले में? सवाल पारुल जी हमसे है? नहीं, संजीव जी से पूछ रही हूँ सर। हाँ जी बोलिए प्लीज। कहिए संजीव जी, महिला संबंधी अपराधों में 2022 में 65 और यही 2021 में 56। देखिए यही चीज तो देख रही है जनता। जनता को भली बात ही मालूम है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और अपराधियों का राज होता था, किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती थी। आज योगी जी के आने के बाद जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है, उसी तरीके से जनपदों में और प्रदेश इस तरीके के जो माफिया और गुंडे और अपराधी थे, जो संगठित अपराध करते थे, जिनका जेल के अंदर से कार्रवाई चलती थी, अंजाम चलते थे, आज उन पर अंकुश लगा है। कई राजनीतिक दल तो इसलिए परेशान है कि उनके वो विधायक और सांसद भी लोग थे जो गुंडे और अपराधी हुआ करते थे, जिनको पालने पोसने का काम उन दलों ने किया था। मैं तो बड़ी भली बात कहूंगा आपके चैनल पे कि गुंडों अपराधियों पर जिस तरीके से अंकुश लगा और अपराधियों को सरेआम उनकी बिल्डिंगों को गिराया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसे बुलडोजर चला कि उनकी संपत्तियों जो गैर कानूनी संपत्तियां थी उनकी, जो उन्होंने अपने प्रभाव के दम पर, अपने गुंडे और अपराधीकरण के दम पर उन्होंने हासिल किया था, उस पर जब बुलडोजर चला तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अमन चैन उनके अंदर आया। उनको लगा कि एक तरफ मायावती की सरकार थी जहां जेल के अंदर सीएमओ के मर्डर हो रहे थे, जेल के बाहर हो रहे थे, सड़कों पर हो रहे थे, जहां इंजीनियर्स का अपहरण होकर के फिरौती मांगी जा रही थी। उन सब देखते हुए और पिछले जो 15 साल का उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा कि अपराधियों का बोलबाला था, अखिलेश यादव की भी सरकार में जिस तरीके से गायत्री प्रजापति जैसे लोग, जैसे बलात्कारी मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनको मंत्री पद से हटाया जाता था और फिर बनाया जाता था। ये सबको पता है कि गायत्री प्रजापति का क्या स्थिति थी। और मैं तो समाजवादी पार्टी से कहूंगा कि ऐसे अपराधी जिनके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया, ऐसे लोगों को अगर आप राजनीति में आगे बढ़ाओगे तो जनता भली बात ही जान रही है और जनता हमेशा सबक देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं 2017 में जिनका काम बोलता था और जिन्होंने गठबंधन किससे किया था, कांग्रेस जैसी पार्टी से, जो कह रही थी 27 साल कांग्रेस बिहार, आज 6 साल और हो गए। मैं समझता हूं कि 33 साल कांग्रेस बेहाल हो गई। और अखिलेश यादव जी ने भी उसके 17 के रिजल्ट के बाद कहा था कि बड़े दलों से गठबंधन हमें महंगा पड़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जब INDIA महिला अपराध क्यों नहीं कम कर पाए सर? महिला संबंधी अपराधों में कमी क्यों नहीं आई? नहीं, हर स्तर पर हम काम कर रहे हैं। महिला संबंधी अपराध भी कम हो रहे हैं, जिस तरीके से नहीं, जिस तरीके से के प्रयास, सरकार में हुआ करता था। जी, हत्या के प्रयास, लूट, इनमें तो आंकड़े जो दिखा रहे हैं, हत्या के मामले जो दर्ज हुए हैं उनमें कमी है, लेकिन महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में तेजी आई है, लेकिन उन अपराधों में कमी नहीं आई है। आप जो ग्राफ देख रही हैं NCRB का, ये हमारी ही सरकार में हम कम पर आए हैं। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकार से तुलना करेंगी तो बहुत बड़े पैमाने पर हमने उसमें कमी आई है। तो कहने का मतलब साफ है, जहां विपक्षी दलों के पास कोई इश्यूज नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, किन मुद्दों पर वो हमसे बहस करेंगे, किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे जिनसे जनता की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पर्याप्त मुद्दा है सर ये बहस करने के लिए, छोटा मुद्दा नहीं है महिला अपराध, छोटा मुद्दा नहीं है महिला अपराध, पर्याप्त बड़ा मुद्दा है। लौट रही हूँ आपके पास। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि पुरानी जो सरकारें थी उनमें बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता था, हम तो अपनी सरकार के आंकड़े, ये मैंने शुरुआती दौर में अपने दर्शकों को बताया कि कमी हुई है, लेकिन जिस हद तक कमी होनी चाहिए उस हद तक कमी नहीं हुई है। लौट रही हूँ आपके पास, रुक जाइए जरा। हमारे साथ दीपक रंजन जी जुड़े हुए हैं। दीपक रंजन जी, आरोप ये लग रहा है कि हमने तो फिर भी कर दिखाया, इसलिए दोबारा रिपीट भी हो गए, लेकिन आपकी सरकारों के समय तो लूट, डकैती, माफिया राज हुआ करता था और इतने हौसले बुलंद थे कि गवाह तक नहीं मिलते थे। अब और जेल के अंदर सलाखों के पीछे से भी क्राइम कर रहे होते थे। अरुण देखिए,
तुम्हारी समझ से तो हर तरफ मौसम गुलाबी है, लेकिन मेरी नजर से देखो तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ किताबी हैं। आज एनसीईआरटी की रिपोर्ट क्या कह रही है? एसिड अटैक में कितने केसेस बढ़े हैं, महिला उत्पीड़न के कितने केसेस बढ़े हैं, अपहरण के कितने केसेस बढ़े हैं। ये देश के ये एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है पारुल, और वहां के मुख्यमंत्री अपने संगीन अपराधों में अपने ऊपर किए हुए केसेस को वापस लेते हैं। इनके 52-53 मिनिस्टर्स में से इनके 22 मिनिस्टर जो है, मोर देन 45 मिनिस्टर्स इनके जो है वो गंभीर संगीन अपराधों में जो है वो संलिप्त है, उनके ऊपर केसेस दर्ज है। तो क्या कार्रवाई करने की बात करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही पारुल जी अगर पुलिसिंग को किसी ने चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। पीसीआर गाड़ियां जिन्होंने कितनी दे दी, आज बता रहे हैं कि पुलिसिंग चारों तरफ दुरुस्त हो गई और एकदम मुस्तैद हो गई। आप थाने पे चले जाइए, थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, लोगों को वहां से डांट करके मार करके भगा दिया जा रहा है। अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लखनऊ में देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री के घर पे हत्या हो जा रही है। और क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री के घर पे हत्या हो रही है, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो किसान जो अनाज पैदा करता है, जिसको हम भी खाते हैं, पूरा हिंदुस्तान खाता है, उसके ऊपर थार गाड़ी चला देते हैं, क्या कार्रवाई हुई? तो इस तरीके से ये बातें सिर्फ हवाई बातें हैं। देखिए, जनता सबको समझ चुकी है। और अभी हमारे बड़े भाई संजीव मिश्रा जी कह रहे थे कि पुलिस कस्टडी में मौतें हो जाती थी, जेल के अंदर मौतें हो जाती थी। जेल के अंदर पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में जितनी ज्यादा मौतें इस सरकार में हुई है, उतनी ज्यादा मौतें किसी सरकार में नहीं। अरे कोर्ट रूम के अंदर हत्या हो जा रही है, जुडिशियल कस्टडी में हम कह रहे हैं अपराधी अगर है तो अपराधी को सजा देने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। हम आप कौन होते हैं उसको? अगर गोली की सजा गोली से दी जाएगी तो एक अपराधी को खत्म करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 अपराधी आप पैदा कर रहे हैं। भाई अतीक और अशरफ को मारने के 3 अपराधी आपने नए पैदा किए, कहां से उसके पास इतनी हाई सिक्योरिटी वेपन्स आई, इतनी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उसके पास कहां से आई? आज तक इस बात को कोई पता कर पाया? कोर्ट रूम में जो लड़का पिस्टल लेकर के गया, उसने संजीव महेश्वरी उसने हत्या की, तो कहां से पहुंच गई वो? कोर्ट रूम के अंदर हत्याएं हो जा रही हैं, तो आम जनमानस कहां से? आप बता दें। जब केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या हो जा रही है, किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जा रही है, उसके बाद आ रही हूँ। हाँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, जवाब आपसे ही लिया जाएगा। सर कहिए, जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, समस्या यही है, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी गायत्री प्रजापति पे कुछ नहीं बोलते और उनको ये समाजवादी पार्टी ने जेल भेजने का काम किया था। गायत्री प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने जेल भेजने का काम किया था। आप भेजो अजय मिश्रा टेनी को जेल, आप भेजो केंद्रीय मंत्री घर में हत्या, भेजो आप उनको जेल, आप भेजने हिम्मत है आपके अंदर? भेज पाओगे आप जेल उनको? सुन लीजिए, परेशान ना उनको नहीं, परेशान हम नहीं, परेशान आप हो रहे हो, क्योंकि आपके मंत्रियों का नाम नहीं लिया। बारी बारी से अब आपने सवाल पूछा है तो जवाब भी ले लीजिए ना दीपक जी, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं पारुल को ये बताना चाहता हूँ कि गायत्री प्रजापति आप भी भेजो ना, आप भेजे की मत, आप भी भेजो। अभी फर्स्ट रिएक्शन के बाद अभिराज शर्मा को इन नहीं किया है मैंने, मैं वापस चली जाऊंगी। अभी 5 प्रदेशों के रिजल्ट आए हैं, भेज के दिखाओ। अरे दीपक जी, आपने सवाल रखा ना सर। दीपक जी 1 सेकंड रुकिए, संजीव जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। दीपक जी, आपने सवाल पूछा है ना सर। दीपक जी, ये तू मैं वाली बहस नहीं अच्छी लगती है, मैं म्यूट करूंगी आपको सर, मैं म्यूट करूंगी आपको। प्लीज वेट, जवाब लेने का इंतजार कीजिए ना, म्यूट कीजिए दीपक जी को। दीपक जी प्लीज, दिस इज नॉट द डेकोरम ऑफ द डिबेट। आपने सवाल किया है, जवाब ले लेती हूँ, फिर राज शर्मा के पास जाऊंगी। प्लीज वेट, सब्र। आज की तारीख में मैं कहूँ कि आपने कहा कि कई अपराधी पैदा कर दिए। कौन से अपराधी पैदा कर दिए? किस तरीके के अपराधी पैदा कर दिए? अपराधियों की कोई जात नहीं होती, और एक अपराधी जो माफिया हो उसको अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने मारा भी होगा तो वो अपराधी नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि आप उसको भी अपराधी बनाए दे रहे हो। आप क्राइम की परिभाषा मत दीजिए ना संजीव जी। समाजवादी पार्टी केवल अपराधियों और अपराधियों के बारे में जानती है क्या? वो टेनी के बारे में पूछ रहे हैं, आपने गायत्री प्रजापति पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। टेनी के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे। गायत्री प्रजापति के बारे में क्या जवाब दे दिया? उन्होंने कहा हमारे शासनकाल में हमने जेल भिजवाया। आपने जेल भिजवाया? भाई ये थोड़ा सा तो धैर्य रखा जाए। नहीं संजय भाई बोल रहे हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं तो समझता हूँ कि टेनी की बात आपने कही,
तो टेनी के बेटे की वारदात में अगर संलिप्तता थी तो टेनी के बेटे जेल भी गए और न्यायपालिका होती इन कामों के लिए। अगर आपके पास कोई बेहतर तथ्य थे तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि और जितनी बढ़िया से बढ़िया शर्मा को इन कर रही हूँ, प्लीज अपने अपनी बारी पर बात कीजिएगा। टेनी के राज शर्मा के बारे में कहेंगे, टेनी के बेटे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बोलिए। ठीक है सर, टेनी के बारे में आपका जवाब हो गया कि पिता को क्यों ले जाएं जब बेटे ने गलती की है तो उसे ही सजा होनी चाहिए। ठीक है, आपका जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया। 2023-24 हो गया। अब ये चुप ही नहीं होंगे। ठीक है, क्राइम प्लीज लैंग्वेज का प्लीज ख्याल रखिएगा, प्लीज लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा। ठीक है संजीव सर, प्लीज आ रही हूँ वापस। राज शर्मा जी कहिए, अपराध के मामले में हर स्टेट में स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, बताइए। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के एक शब्द में आपत्ति दर्ज करता हूं कि टैनी मेरे देश के गृह राज्य मंत्री हैं, टैनी जी, और यही टैनी कह के बात करते हैं। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। वो कुछ हो, अपराधी हैं क्या है, गृह राज्य मंत्री हैं, मोदी जी के प्रिय हैं, उन्हें टैनी जी कह के संबोधित करिए। अब दूसरी बात, 2018 में आप ही की सरकार थी जनाब, मुजफ्फरनगर जेल में मुन्ना बजरंगी मारा गया था। उसे मारने वाला राठी नाच रहा था, नाच 3 बार कपड़े बदले थे। और एक और बात, एक जिला है आप ही के उत्तर प्रदेश में बरेली, वहां पे गांव पे कुछ गुंडे औरतों के मर्डर कर रहे हैं, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर एनसीआरबी क्या दे जब आप रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करोगे। आपके दरोगा जी लड़की भगाने वाले के संग कंप्रोमाइज करा देंगे तो एनसीआरबी क्या करेगा भाई? आप बताइए। आप प्रजापति जी की बात कर रहे थे, सेंगर साहब की बात कौन बोलेगा? कम से कम थोड़ा सा ये तो देखो कि इस प्रदेश ने आपको बड़े प्यार से चुना है। उस जनता के प्यार का सिला क्या दे रहे हो? आपस में इतनी बातें कर रहे हैं आप। अगर आप इतने ही अच्छे मुख्यमंत्री थे, अगर आप इतने ही अच्छे प्रशासक थे, तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही? दरोगा मर्डर कैसे कर देता है, दरोगा छिनेती कैसे कर देता है, और आप ही के नेता गौ कसी में कैसे फंस जाते हैं? आप बताइए। संजीव जी जवाब दीजिए। शर्मा जी ये भी बताइएगा कि कौन से मामले में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, ताकि वो सवाल भी हम रेडी कर पाए। संजीव जी कहिए, जवाब दे दीजिए। आज जिला बरेली है, जिला 20 बार पेपरों में छपती है, 20 बार। प्रवक्ता जी जरा थोड़ा सा कहने दोगे तो अच्छा, क्योंकि आप लोग किसी को नहीं कहने दे रहे हो। मैं कह रहा हूं बरेली जिले में आप उठा के देख लीजिए पेपर में, दरोगा जी किस पे फंसे, सस्पेंड हुए, कंप्रोमाइज कराने। रिपीट हो रहा है आपका सवाल सर, जवाब ले लूं। दरोगा जी कौन होते हैं कंप्रोमाइज कराने वाले? कहिए संजीव जी। देखिए पारुल जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति 33 साल कांग्रेस के हाल ये बात कांग्रेस को यही समझ में आता कि जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, भैया ये किसी की बात नहीं सुनना चाहते। अरे कभी तो मुझे देश की जनता मानो, अरे कभी तो मुझे प्रदेश की जनता कांग्रेस का क्या मतलब है? अरे भाई रुको, आप चलाओ, गुंडे याद करो, आप ही के राज्य में रिपोर्ट कांग्रेस का है। राज शर्मा जी पहली बार बैठे हो? नहीं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। आप ये जवाब दो, आपकी सरकार चल रही है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। कांग्रेस की स्थिति क्या? न नेता है न संगठन है, बातें बड़ी बड़ी, केवल चैनल बात करने के बजाय जनता के बीच में जाओ। अरे आपका संगठन हो गया कांग्रेस में। चले मैं त्रिपाठी जी के पास जा रही हूं। राज शर्मा सवाल पूछने के बाद मैं जवाब उन्हीं से ले रही हूँ जिनकी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए जवाब तो सुनना पड़ेगा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, रुकिए तीनों रुकिए, रुक जाइए त्रिपाठी जी। ये जो आरोप लग रहे हैं वो धरातल पर कितने सही हैं? रुक जाइए संजीव जी, अब आप भी रुक जाइए। त्रिपाठी जी कितने सही हैं जो धरातल पर आरोप लग रहे हैं कि क्राइम दर्ज ही नहीं होता, एफआईआर ही नहीं होती, महिलाओं को मारा जा रहा है और प्रदेश में किसी की आवाज नहीं उठ रही है? ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? नहीं पारुल जी, अब एफआईआर ऑनलाइन होने लगी है, सारी एफआईआर हो रही है, और मैं कहता हूँ किसी भी सरकार का मूल्यांकन जनता करती है ना। मैं एक पत्रकार होकर मैं अगर मूल्यांकन कर रहा हूँ, मेरे पैनल में बैठे हुए
3 सांसद की पार्टी, 1 सांसद की पार्टी कहेगी ये तो भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे लग रहा है आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनना चाह रहे हो। क्या कह रहे हो आप? विश्लेषक हो, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो। राज शर्मा क्या करें? आपके शासनकाल की तारीफें करना शुरू कर दें। बात बोलेंगे नहीं, एक सेकंड, आपके शासनकाल की तारीफें करना शुरू कर दें, तब वो निष्पक्ष हो जाएंगे। चक्कर लगा के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनना चाहते हो? शर्म नहीं आती? राज शर्मा, क्या कांग्रेस की तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए जाएं? जनता खुद ही नकार रही है आपकी पार्टी को, तो क्या कीजिएगा? जनता खुद ही नकार रही है आपकी पार्टी को, आपको काम करने का मौका जनता ही नहीं देना चाह रही, तो क्या कीजिएगा? और आप जैसे लोगों ने देश को बर्बाद किया, आप जैसे जो ये ना ये जो देशों के पुलिंदा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर्सनल अटैक अच्छी बात नहीं होती है राज शर्मा, पर्सनल अटैक अच्छी बात नहीं होती है। आप भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, बल्कि आप उल्टा ही उसके तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनका काम जिन्हें भाए वही करें तो बेहतर है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जीरो टॉलरेंस टारगेट फॉर क्राइम, इसी के चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने क्राइम कम किया है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कई जगहों पर ऐसे अलग अलग तरह के जो क्राइम्स हैं उनमें अभी भी कमी नहीं आई है। सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया, और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि कई जगहों पर कंप्लेन नहीं की जाती, लेकिन उसके इतर जवाब ये भी आता है कि ऑनलाइन सिस्टम है, आप कहीं पर भी बैठकर कंप्लेन कर सकते हैं और वो रजिस्टर अगर हो रही है तो वो एनसीआरबी के आंकड़ों में भी दर्ज की जाएगी, जाहिर है। लेकिन अभी भी महिला अपराध थमे नहीं हैं, कम नहीं हुए हैं, उन पर नकेल कसने की जरूरत है। फिर अब हम देख रहे हैं योगी सरकार जब से आई हो उत्तर प्रदेश में, तब से हमने देखा कि क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और फिर बुलडोजर, सीधा बुलडोजर अटैक। अब ऐसे में इसी नीति के साथ काम करेंगे आगे, या फिर कुछ और भी योगी सरकार करेगी ताकि जो बढ़ते महिला अपराध हैं उनको और भी थामा जा सके? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।